इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ओके, इस थ्योरी को समझने से पहले थोड़ा समझिए कि किसी भी मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किन चीजों पर डिपेंड करते हैं। जनरली लोग कहता है कि स्ट्रक्चर जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, उस स्ट्रक्चर की एनर्जी से रिलेटेड है। जिस स्ट्रक्चर की एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मान लो किसी कंपाउंड के 2-3 स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, उसमें से कोई एक स्ट्रक्चर है जो कम एनर्जी वाले हैं, वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यानी स्ट्रक्चर विथ मिनिमम एनर्जी हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब एनर्जी को मिनिमम करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन को मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि रिपल्सन कम होगा तभी तो एनर्जी कम होगा। पहले हम पढ़ चुके हैं ना, मोर रिपल्सन मीन्स मोर एनर्जी, तो लेस रिपल्सन मीन्स लेस एनर्जी। तो मैंने क्या कहा, एनर्जी अगर किसी स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाना है तो उसकी एनर्जी को मिनिमम रखना होगा। एनर्जी को मिनिमम रखना है तो उसके अंदर जो उस कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम रखना होगा, और रिपल्सन मिनिमम रखना है तो उनके बीच में सेपरेशन मैक्सिमम करना पड़ेगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में, बिकॉज मैक्सिमम सेपरेशन मीन्स मिनिमम रिपल्सन, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक, यानी यहां से एक बात तो क्लियर है कि एनर्जी से रिलेटेड है किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर या उसकी स्टेबिलिटी। अब आगे चल के देखोगे ना, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन का शेप होता है लीनियर, sp2 का होता है ट्रायंगुलर प्लैनर, sp3 का होता है टेट्राहेड्रल। फिर आप पूछोगे सर अभी तो आपने बताया कि एनर्जी से रिलेटेड है, फिर आप हाइब्रिडाइजेशन से कैसे उसको रिलेट कर दिए। तो मैं आपको बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। फिर उसका क्या यूज है, अगर नहीं होता तो हम पढ़ते क्यों है। फिर उसको हम पढ़ते हैं सिर्फ किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, समझने के लिए, होता नहीं है वैसा। हम बीइंग अ साइंटिफिक पर्सन, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मान लीजिए मैं आपको कहूं कि एमोनिया का जो स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर प्लैनर है, ट्रायंगुलर पिरामिडल है। तो मान लो ट्रायंगुलर पिरामिडल है तो उसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे एमोनिया का, तो यू बनेगा कुछ। जो बच्चे पहले से आ रहे हैं उनको पता है कि मैंने पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड में स्ट्रक्चर बनवाया हुआ था। ये ट्रायंगुलर पिरामिडल या सिंपल पिरामिडल हम बोलते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि इसकी एनर्जी सबसे कम है इसलिए इसके स्ट्रक्चर पिरामिडल है, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा इस चीज को कि इसकी एनर्जी कम है। थ्योरेटिकली मैं बोर्ड पे तुम्हें कैसे प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज को दिखाने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं। यानी हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट का हेल्प लेते हैं किसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। एक्चुअल में उस स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी हो किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी पे। मेरी बात को समझ रहे हो, एक्चुअल में स्ट्रक्चर डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। उसको समझाने के लिए, समझने के लिए हम उसका हेल्प क्या लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का हेल्प लेते हैं। हम कहते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। क्यों है, बाद में बात करेंगे, ठीक। ओके, अब सवाल उठता है कि सर क्या कभी हाइब्रिडाइजेशन दिख सकता है करता हुआ? नहीं दिख सकता। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कार्बन के बारे में पता है, इट शोस टेट्रावैलेंसी, इट मींस कि इट फॉर्म 4 बॉन्ड्स। कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। आप मीथेन कहते हो, मीथेन का स्ट्रक्चर, मीथेन कहते हो कि सर कार्बन से 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन सा इलेक्ट्रॉन करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस में भी कौन सा बताओ, अनपेयर्ड वाला कि पेयर्ड वाला। अरे बॉन्ड कौन बनाता है, जो अनपेयर्ड होता है वो बॉन्ड बनाता है कि जो पेयर्ड होता है वो बॉन्ड बनाता है, पेयर्ड बनाएगा या ना, अनपेयर्ड। पेयर्ड बॉन्ड नहीं बनाता। अगर पेयर्ड को दूसरा बॉन्ड बनाना है तो क्या करेगा, पहले वो अपने आप को अनपेयर करेगा तभी बॉन्ड बन पाएगा। डे टू डे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। पेयर्ड को अगर दूसरा बॉन्ड बनाना है तो पहले उसको
अनपेयर होना पड़ता है, फिर जाके वो बॉन्ड बना पाता है। ठीक है, ओके। तो सेम कहानी, सेम रूल केमिस्ट्री में भी अप्लाई होता है। बॉन्डेड जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। कौन करता है? जो अनपेयर्ड है। कार्बन के कितने बॉन्ड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? 4। अब जरा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखो तो 1s2, 2s2, 2p2। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है ना, तो 2s और 2p करेगा। 1 तो इनर इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है ना। तो यहां पर मुझे बताओ 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है अमीशा? 2, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और p में कितने हैं? 2। p में इलेक्ट्रॉन्स का फीलिंग पहले सिंगल सिंगल होता है, फिर पेयरिंग होता है। इसको बोलते हैं हुंस रूल। क्या बोलते हैं? हुंस रूल। अब मुझे बताओ इस स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास? 2 है ना, फिर तो कार्बन को सिर्फ 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। कार्बन के पास इस स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। फिर कितने बॉन्ड बनाने चाहिए इसके? इसको 4, सॉरी 4 की 2, लेकिन बनाता कितना है? 4। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर होता है ना। अब चूंकि हमने जब मीथेन का स्ट्रक्चर देखा तो 4 बॉन्ड बना हुआ था, तो या तो हम कार्बन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऐसा दिखता है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हम स्ट्रक्चर इसका देखते हैं तो ऐसा दिखता है। तो यहां से यहां जाने के लिए मैं कैसे तुम्हें समझाऊंगा? हाइब्रिडाइजेशन से, बाय द यूज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसके लिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने एक्साइटेड स्टेट में गया होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में मूव किया होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया होगा, यानी कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा। ठीक है बच्चों, और फिर जाकर 4 हाइड्रोजन आकर इसके साथ बॉन्डिंग बनाया होगा। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये करते हुए आप देखे हो क्या? कोई देखा है क्या? ये हमारा एजम्पशन है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कहीं ना कहीं ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले अपने आप को क्या किया होगा? अनपेयर्ड, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में गया होगा, तब बॉन्डिंग किया होगा। अब इसमें बताइए कि कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में? एक s और 3, इसीलिए इसको बोलते हैं sp3। क्या बोलते हैं? sp3। डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, वेस्पर थ्योरी में नहीं बात करेंगे, बाद में बात करेंगे हाइब्रिडेशन के बारे में। बट मैंने sp3 इसका हाइब्रिडेशन क्यों होता है वो मैंने एक कंसेप्ट में बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्यों हमें हाइब्रिडाइजेशन का हेल्प लेना पड़ता है किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि एनर्जी के बेसिस पे मैं चाह कभी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर इट विल बी कंप्लीटली फैक्चुअल कंसेप्ट, फैक्चुअल बन जाएगा ना। मैं बोलूंगा रट लो भाई कि एमोनिया का शेप जो होता है पिरामिडल होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक है, रटवाना पड़ेगा, समझाने के लिए मुझे ये तो करना पड़ेगा ना। तो हाइब्रिडाइजेशन बस हमें इतना हेल्प करता है कि हम किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझ पाए। ओके, कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम समझ पाए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, वेस्पर थ्योरी के बाद बात करेंगे। आज हम अपना जो टॉपिक है वो फोकस करता हूं मैं सिर्फ वेस्पर थ्योरी के ऊपर। तो वेस्पर थ्योरी में बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कुल मिलाकर जो पॉइंट है वो एक कहता है कि भाई किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड एनी सेंट्रल एटम bond pair and lone pair arrange themselves in such a way that there should be maximum separation बिटवीन देम। क्योंकि अगर सेपरेशन बच्चों मैक्सिमम होगा तो क्या होगा? मिनिमम रिपल्सन होगा। यस और नो? मिनिमम रिपल्सन मतलब मिनिमम
एनर्जी एनहेंस मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो जितने भी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे आज से लेकर नेक्स्ट टॉपिक तक, नेक्स्ट क्लास तक, उन सब में समझना कि वो जो स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी क्या है, मिनिमम है। आगे चल के हम लोग बेंजीन पढ़ेंगे, बेंजीन में भी देखोगे मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और मैं फिर से बोलूंगा कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, मतलब एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता। बस उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि बॉन्ड ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, तो कुछ एजम्पशंस है। ओके, दूसरा चीज इन्होंने कहा कि भाई दो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर के बीच में, और उससे भी कम होगा दो बॉन्ड पेयर के बीच में। ये पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि दो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम। फिर इन्होंने बोला कि चाहे दो आइटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, इनको हम सिंगल बॉन्ड पेयर एज्यूम करते हैं हम लोग। सिंगल बॉन्ड पेयर, चाहे डबल हो या ट्रिपल हो या सिंगल हो, उसको हम सिंगल ही मानेंगे। डबल को भी सिंगल मानेंगे, ट्रिपल को भी सिंगल मानेंगे। ठीक, इन्होंने कहा कि भाई किसी भी सेंट्रल एटम के ऊपर दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो उसके ऊपर लोन पेयर 0 होगा, या तो लोन पेयर ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब या तो लोन पेयर रहेगा या तो नहीं रहेगा। जैसे एमोनिया में कार्बन के ऊपर लोन पेयर होता है क्या? सॉरी, मीथेन में कार्बन के ऊपर लोन पेयर होता है क्या? मीथेन में कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता, वो इस कैटेगरी का केस है। वहीं एमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। लोन पेयर उसे कहते हैं, या ना जो लोन पेयर मतलब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो लोन पेयर के फॉर्म में पड़ा होगा। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का दो ही काम है, या तो बॉन्डिंग में यूज होता है, और जो यूज नहीं होता वो अकेला पड़ा होता है, ऐसे ही आवश्यकता पड़ने पे हम उसके यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बोथ आर पार्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो मैंने क्या कहा, एमोनिया के अंदर लोन पेयर दिखेगा आपको, मीथेन के अंदर नहीं दिखेगा। वाटर मॉलिक्यूल में लोन पेयर होगा। ओके, तो दो ही तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, दो ही तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, या तो विद लोन पेयर या विदाउट लोन पेयर। अगर विदाउट लोन पेयर है तो उस मॉलिक्यूल का शेप और स्ट्रक्चर दोनों सेम होते हैं बच्चों। शेप और स्ट्रक्चर दोनों सेम, स्ट्रक्चर और उसका शेप दोनों सेम होगा। और अगर लोन पेयर है कुछ तो शेप विल बी डिफरेंट देन स्ट्रक्चर। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि ये जो लोन पेयर होता है ना, ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है और शेप के अंदर चेंजेस ला देता है। इसलिए हम ऐसे शेप को कहते हैं डिस्टॉर्टेड शेप। डिस्टॉर्टेड शेप, और जिसमें शेप सेम होगा उसको कहते हैं रेगुलर शेप। तो कोई पूछेगा कि लोन पेयर की वजह से शेप में चेंजेस क्यों आता है, तो क्या बोलोगे? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है और उसके स्ट्रक्चर के अंदर डिस्टॉर्शन ला देता है, थोड़ा घुमा देगा। मान लीजिए टेट्राहेड्रल है तो उसको बेंड शेप में कन्वर्ट कर देगा, पिरामिडल शेप में कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा? लोन पेयर। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर शेप विल बी डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चर एंड दैट टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड शेप। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? मैंने क्या तुम्हें बताया, एक बार थोड़ा फिर समराइज कर रहा हूं कि किसी भी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो एनर्जी से रिलेटेड है। अ स्ट्रक्चर विद अ मिनिमम एनर्जी हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी। फॉर मिनिमम एनर्जी द रिपल्सन between bond pair and lone pair should be minimum. For that separation should be maximum. Okay, उसके बाद मैंने क्या कहा कि किसी कंपाउंड के दो केस बन सकते हैं, या तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होगा या तो नहीं होगा। नहीं होगा तो शेप और स्ट्रक्चर सेम है, होगा तो इस लोन पेयर के वजह से उसकी शेप में क्या आ जाता है? डिस्टॉर्शन आ जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड शेप, एंड इन दैट केस शेप विल बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। क्लियर? कोई दिक्कत? हाइब्रिडाइजेशन हम आगे पढ़ेंगे, उसका यूज हम करते हैं सिर्फ किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। हालांकि स्ट्रक्चर और शेप जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? एनर्जी से रिलेटेड होता है।
Hybridization is a hypothetical concept, it's a theoretical concept which explain the structure of the compound. तो समझने के लिए हम सिर्फ उसका यूज करते हैं। स्टेरिक नंबर which is sum of bond pair plus lone pair, क्योंकि ये तो तय है कि जो स्ट्रक्चर है किसी कंपाउंड का, जो शेप है किसी कंपाउंड का, वो एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन अब उस स्ट्रक्चर को का एक्चुअल में जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए दो ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, क्योंकि यही बॉन्ड पेयर यही लोन पेयर जो है अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में सेपरेशन मैक्सिमम हो, ताकि रिपल्सन मिनिमम हो, एनर्जी मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो कुल मिलाकर जो हम समझेंगे वो स्ट्रक्चर जो समझेंगे वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर के ऊपर ही समझेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का सम जो होता है स्टेरिक नंबर कहलाता है। अब स्टेरिक नंबर अगर मैंने बोला 3 है, सपोज कीजिए आपका स्टेरिक नंबर का, दिस इज बॉन्ड पेयर, दिस इज लोन पेयर। बॉन्ड पेयर का कभी भी नंबर 2 से कम नहीं हो सकता बच्चों। बॉन्ड पेयर कभी भी होगा तो नंबर कितना होगा, मिनिमम 2, क्योंकि 2 से कम में कोई शेप हो ही नहीं सकता। लीनियर शेप में भी बॉन्ड पेयर 2 चाहिए होता है, ठीक है। लीनियर जो होता है सबसे सिंपल शेप होता है, सबसे मिनिमम एनर्जी का शेप होता है। क्यों? क्योंकि लीनियर शेप में क्या होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अगर ऐसे मैं बोलूं तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री इज द मैक्सिमम सेपरेशन जो आप ला सकते हो, जो कर सकते हो आप। और सेपरेशन मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी मिनिमम होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर सीरियल नंबर अगर मैं स्टेरिक नंबर अगर 2 डालता हूं मैं, तो बॉन्ड पेयर क्या और लोन पेयर की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0, यही हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। अगर मैं स्टेरिक नंबर 3 मानू तो पहले तो 3 0 का पॉसिबिलिटी हो सकता है कि बॉन्ड पेयर 3 हो लोन पेयर 0 हो। दूसरी पॉसिबिलिटी 2 और 1 की। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, 4 में 4 0 3 1 2 2। 5 के केस में 5 0 4 1 3 2। और कोई पॉसिबिलिटी 2 3। और कोई चांस नहीं है, बिकॉज बॉन्ड पेयर को हम 2 से कम नहीं रख सकते। 6 में 6 0 5 1 4 2। ये लास्ट में यहीं तक पढ़ना है, इसके आगे सिलेबस नहीं है हमारे, इसके आगे सिलेबस में आपके नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही है। इस टेबल को एनसीईआरटी में 2 अलग अलग टेबल बनाया हुआ है, मैं दोनों को मर्ज करके समझा रहा हूँ, ठीक है। स्टेरिक नंबर 2 होगा तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो लीनियर होगा, याद रखना है ये एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए कि जब स्टेरिक नंबर यानी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम 2 होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर। जब दोनों का सम 3 होगा, दोनों का सम 3 होगा तो स्ट्रक्चर विल बी ट्रायंगुलर प्लैनर। ट्रायंगुलर प्लैनर, ये सारे स्ट्रक्चर में बना के दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। सेम ईयर, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर लोन पेपर डिपेंड नहीं करता। लोन पेपर डिपेंड क्या करता है, शेप। शेप चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या है, टेट्राहेड्रल। जब स्टेरिक नंबर 4 होगा तो इट विल बी टेट्राहेड्रल। सेम ईयर, this will be trigonal, TRIO, trigonal, bipyramidal, trigonal bipyramidal. Same, it will be octahedral.
ओके बच्चों, क्लियर? शेप में बताइए अब, अगर लोन पे 0 है तो स्ट्रक्चर और शेप सेम होगा, तो इसका शेप क्या होगा? लीनियर। क्यों? क्योंकि इस केस में लोन पे देखो बच्चों 0 है ना, यहां भी लोन पे 0 है, तो स्ट्रक्चर और शेप दोनों क्या हो जाएगा? तो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। और 0 कहां है? यहां पे है, तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल। यहां 0 है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और यहां 0 है, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर यहां तक? दिक्कत कहां है? दिक्कत जहां लोन पेयर है। तो अब आपको प्रॉपर याद करना होगा, जब लोन पेयर 1 हो, बॉन्ड पेयर 2 हो, मतलब इस केस में ये बच्चों शेप होता है बेंट शेप। इट विल बी पिरामिडल, पिरामिडल शेप या ट्रायंगुलर पिरामिडल बोलते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिडल। इस केस में अगेन बेंट, दिस इज सीसॉ शेप, दिस इज टी शेप, अगेन here linear। इस केस में स्क्वायर पिरामिडल, एंड दिस इज स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो जितने भी शेप और स्ट्रक्चर है सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? बॉन्ड पे और लोन पेयर पे। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड दिया हो, सपोज कीजिए आपके पास कंपाउंड दिया हो XeOF4 और बोले कि सर इसका स्ट्रक्चर बनाइए आप, या इसका शेप बनाइए, जो भी है आप इसका शेप बनाइए। तो शेप बनाने के लिए आपको पहले बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालोगे तभी तो आप शेप बता पाओगे, और बताओगे तभी तो बना पाओगे। ठीक, तो हमारा ऑब्जेक्टिव अब क्या है? पहले क्या सीखना है हमें कि बॉन्ड पेयर कैसे निकाले और लोन पेयर कैसे निकाले। उसके लिए आपको याद कीजिए, बताया था जब एक फंडा बताया था, TVSU करके कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, तो उसमें सेंट्रल एटम को पहचानने का तरीका सिखाया था बच्चों। सेंट्रल एटम को पहचानने का तरीका सिखाया था। क्या तरीका होता है सेंट्रल एटम को पहचानने का? कि कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, और दूसरा क्या होगा, उसके अलावा जो भी एटम होगा ना, उसमें से जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा दैट विल बी सेंट्रल एटम। तो आपसे पूछो कि XeOF4 में सेंट्रल एटम फ्लोरीन तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, सेंट्रल एटम कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन नेवर एक्ट एज ए सेंट्रल एटम, रिमेंबर दैट। कोई पूछता है अगर कि क्यों सेंट्रल एटम के जैसा बिहेव नहीं करेगा, तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि सेंट्रल एटम को मिनिमम 2 बॉन्ड मतलब बनाने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर। सेंट्रल एटम हम उसे मान सकते हैं जो कम से कम 2 बॉन्ड बनाए। हाइड्रोजन और फ्लोरीन 2 बॉन्ड नहीं बनाता, सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए सेंट्रल एटम उसे नहीं मान सकते। तो ये दोनों को तो मान नहीं सकते, उसके अलावा किसको मानेंगे? तो कंपाउंड में इन दोनों एटम के अलावा जो भी एटम होगा ना, उसमें से जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे। ठीक, इन दोनों के अलावा जो भी एटम होगा उनमें से जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो सेकेंड रूल क्या क्या कहता है? जो भी इसके अलावा लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो हमारा सेंट्रल एटम होगा। तो बताओ मुझे, इनमें से ऑक्सीजन और जेनॉन बच गया ना, फ्लोरीन तो हो नहीं सकता, और ऑक्सीजन जेनॉन में से लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जेनॉन, क्योंकि ऑक्सीजन यू नो दैट फोन कॉल बताया था ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। तो देखने से क्या लग रहा है? जेनॉन ही है। तो सेंट्रल एटम इसमें कौन है बच्चों? जेनॉन। कोई दिक्कत? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? बॉन्ड पेयर निकालना और लोन पेयर निकालना। तो पहले सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब सेंट्रल एटम के अलावा कितने एटम है हमारे पास? 5। तो बच्चों बॉन्ड पेयर इसका 5 है, मतलब सेंट्रल एटम के अलावा जो भी एटम है आपके दैट विल बी बॉन्ड पेयर। क्लियर? लोन पेयर कैसे निकलेगा? इसी तरह टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढो पूरे कंपाउंड में। जेनॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, क्योंकि नोबल गैस है। नोबल गैस में हीलियम को छोड़ दो तो बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन सबके पास कितने होते हैं? 8। 8 इसके पास है,
ऑक्सीजन के पास 6। अब जिसको ये भी निकालना नहीं आता वो तो राम भरोसे ही चलेगा फिर, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करोगे 2,6 आएगा, 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास 7 होता है, एटॉमिक नंबर 9, 2,7 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 इंटू कितना करोगे 4, ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया बच्चों। वैसे ही बता दूं कि हैलोजन फैमिली इज ग्रुप नंबर 17 और 17 ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी ऑलवेज 7। चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कुछ भी लो। क्लियर। माइनस सेंट्रल एटम पूछोगे कितने एटम थे बच्चों? 5। पांचों एटम ऑक्टेट पूरा करता है कि डुप्लेट? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है वैलेंस शेल में कि 2? 8। तो 8 इंटू 5 अपॉन 2 कर दीजिए। देखो तो बच्चों 1 आएगा क्या? आएगा ना। तो बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 5 + 1 6 ना। तो 6 में 5 1 के केस में क्या है? स्क्वायर पिरामिडल। तो स्ट्रक्चर कोई पूछेगा तो बोलिए ऑक्टाहेड्रल, और कोई शेप पूछेगा तो स्क्वायर पिरामिडल। बनेगा कैसे वो हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। बनेगा कैसे नेक्स्ट क्लास बात करेंगे। स्क्वायर पिरामिडल होता है, फिलहाल मैं बना देता हूं यहाँ पे, लेकिन ये हम नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक है। ये होता है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। XeOF4 का स्ट्रक्चर ये होता है, शेप। एक और एग्जांपल देखो बच्चों, हम लोगों ने SO3 का SO2 का स्ट्रक्चर बनवाया था ना, फॉर्मल चार्ज निकलवाने में SO2 और ओजोन। इस बॉन्ड पे निकालना है गर्व। सेंट्रल एटम कौन है इसमें? सल्फर। तो सल्फर को हटा दो, उसके अलावा कितने एटम है? 2। तो बॉन्ड पेयर इज 2। लोन पे निकालते हैं, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों? 6। ऑक्सीजन के पास इंटू 2 कर दूं, माइनस सेंट्रल एटम पूछोगे कितने एटम है? 2। ऑक्टेट पूरा करता है डुप्लेट? ऑक्टेट। तो 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। देखो तो बच्चों 1 आया क्या? तो 2 और 1 का सम कितना हो गया? 3। और 2 और 1 का कॉम्बिनेशन क्या होता है? बेंट। तो इसका शेप क्या, स्ट्रक्चर तो हो गया ट्रायंगुलर प्लैनर, लेकिन शेप क्या हो गया? बेंट। ठीक है। H2O की बात करते हैं। अगला एग्जांपल हम जानते हैं, फिर भी हम अननोन बनके इसको निकालते हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर। सेंट्रल एटम कौन है इसमें? ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता ना, हाइड्रोजन फ्लोरीन तो कोई कभी नहीं हो सकता। तो तो सेंट्रल एटम इज दिस। उसके अलावा कितने एटम है हमेशा? द बॉन्ड पेयर इज 2। लोन पेयर के लिए बताइए इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 हाइड्रोजन में 2 और ऑक्सीजन में 6, माइनस डुप्लेट पूरा करेगा कि हाइड्रोजन की ऑक्टेट? डुप्लेट, एक ही सेल है ना, डुप्लेट पूरा करेगा। तो 2 डुप्लेट है इसलिए 2, और 2 एटम है इसलिए 2। 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। देखो तो बच्चों 2 आया। तो 2 और 2 के कॉम्बिनेशन में देखो तो यहाँ पे शेप बेंट लिखा हुआ है, और स्ट्रक्चर जो होगा वो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल एंड शेप इज बेंट। कोई दिक्कत? लास्ट क्लास में हम लोगों ने शेप देखा था बॉन्ड पेयर लोन पेयर पे बेस्ड, और मैंने बताया था कोई कंपाउंड हो तो उसके पहले बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालिए, फिर वेस्पर थ्योरी से डिसाइड कीजिए कि उसके क्या शेप बन रहे हैं, क्या ज्योमेट्री है उसका। ठीक है। तो पहला केस उसमें हमने देखा था जब बॉन्ड पेयर आपके कितने थे? 2, और लोन पेयर कितने थे बच्चों? 0। ये केस हमारा, इसमें शेप क्या आया था? लीनियर शेप आया था। ठीक है। कैसे बनेंगे इसके? क्या होगा, कोई दिक्कत? ए बी बी, बी सब्स्टिट्यूएंट एटम, ए सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। ओके। सेकेंड केस क्या आया था बच्चों? बॉन्ड पेयर
3 लोन पेयर 0। ठीक, ऐसे केस में क्या आया था शेप? ट्रायंगुलर प्लेनर। आप लोग फुल फॉर्म लिखना, ट्रायंगुलर प्लेनर ये होता है बच्चों। यहां सेंट्रल एटम, तीसरा केस क्या था बच्चों? बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1। ठीक है ना? क्या हुआ? यहां से बॉन्ड पेयर घट गया ना और लोन पेयर बढ़ गया। सॉरी, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1। इस केस में क्या था? बेंड शेप ना? बोलिए, ये 3 बॉन्ड पेयर है ना, ऊपर वाला बॉन्ड पेयर हट जाएगा और आपका शेप कुछ ऐसा बनेगा। बी बी और एक लोन पेयर। कितने बच्चे क्या करते हैं ना, लोन पेयर के ऊपर ना स्माइली टाइप का बना देते हैं। तो स्माइली नहीं बनाना, प्रॉपर क्लाउड बनाना इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक, नेक्स्ट केस कौन सा है? फोर्थ केस इज बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 0। टेट्राहेड्रल केस, इसमें आपका एग्जांपल होता है CH4। ठीक है, इसमें आपका एग्जांपल क्या होगा? SO2 हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। इसमें BF3 हो गया, BCl3 हो गया, इसमें BeH2 हो गया, BeCl2 हो गया, जो कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के अंदर मैंने स्ट्रक्चर्स डिफरेंट बनवाए थे। SO2 और ओजोन का स्ट्रक्चर हमने कहाँ किया था? जब फॉर्मल चार्ज हमने निकालना सीखा था वहां हमने किया था। ठीक है, तो सब हम एग्जांपल्स आफ्टर द टॉपिक कवर करेंगे इन सारे एग्जांपल्स को। ओके, टेट्राहेड्रल A B। फिफ्थ केस क्या था बच्चों? बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1। ये जो बॉन्ड पेयर है ना, यहाँ एक लोन पेयर डाल देंगे बॉन्ड पेयर हटाकर। इट विल बी लाइक दिस। अच्छा, शेप क्या था इसका बच्चों? नो, नॉट सीसॉ, पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप, इसको हम ट्रायंगुलर पिरामिडल भी बोलते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिडल बोलते हैं। जैसे एमोनिया, एमोनिया के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो पिरामिडल शेप के होते हैं। एमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है? पिरामिडल शेप। इट विल बी लाइक दिस, A B एंड एक लोन पेयर। क्लियर? सिक्स्थ केस क्या था? बॉन्ड पेयर एक और कम हो जाएगा 2 और लोन पेयर एक बढ़ जाएगा। देखो सम हमारा यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ पे सम हमारा 4 होना चाहिए, लोन पेयर 2, ताकि सम हमारा 4 रहे। बॉन्ड पेयर को 2 से कम हमें नहीं करना है। ये केस कौन सा केस है? बेंड शेप का केस है। H2O मॉलिक्यूल जो होता है, H2S मॉलिक्यूल जो होता है, वो सारे बेंड शेप में होते हैं। 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। अगेन इसी के अंदर 2 आपके बॉन्ड पेयर हटा के लोन पेयर डाल दोगे तो A B, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां। सेवेंथ केस क्या है? बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 0। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एम आई राइट? इसको थोड़ा एक ट्रिक सीख लो कैसे बनाना है, ऐसा आसान हो जाएगा। हमें एक ट्रायंगल छोटा बनाना है नीचे और एक उससे थोड़ा बड़ा सा ट्रायंगल ऊपर बना देना, लाइक दिस। ठीक, इस सेंट्रल पॉइंट से नीचे हम सेंट्रल एटम बना देते हैं, मतलब यहां लिख देंगे हम A। इस सेंट्रल पॉइंट से जस्ट नीचे एक सेंट्रल एटम बनाएंगे, उसको क्या लिखेंगे? A। और इस सेंट्रल एटम से हम चारों कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे, बॉन्ड हमारा हो जाएगा ये। इट विल बी B B एंड लास्ट B। एक B आपके और बचे हुए, एक और सब्सिट्यूएंट एटम बचा हुआ है, क्योंकि बॉन्ड पे कितने हैं? 5, 4 तो दिख रहा है, एक इसके जस्ट पीछे होता है, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, उसको हम छोटा सा यहाँ पे ऐड करते हैं B। ये होता है हमारा।
ठीक, ये हमारा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो गया। 8 क्या था, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1। सीसो शेप होता है ना, आपने ऐसा देखा होगा, इसको आप फ्लैट भी बना सकते हो ऐसे करके। इसमें क्या होता है, दो साइड में दो बच्चे बैठते हैं और फिर खेलते हैं ना, बस बीच में हमें क्या डालना है, यहाँ पे सेंट्रल एटम ए बी 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 और बी, 4 बॉन्ड पेयर हो गया, 2 लोन पेयर जस्ट इसके ऊपर हो जाएगा। ओके, सॉरी लोन पेयर देखिए ना, ये हो गया। ठीक, अगला केस कौन सा है, 9th में बॉन्ड पेयर 3 एंड लोन पेयर 2। शेप क्या होगा इसका, टी शेप। हालांकि टी शेप में जो ऊपर वाला बॉन्ड होता है ना, वो हल्का सा टिल्टेड होता है ड्यू टू रिपल्सन ऑफ लोन पेयर। ठीक, ए, ये बॉन्ड थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा होता है क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, 2 लोन पेयर, तो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन की वजह से। 10th केस कौन सा है, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3। से बताइए, लीनियर है ना, लीनियर इज दिस, बीच में सेंट्रल एटम, दोनों साइड में सब्स्टिट्यूएंट एटम, 2 लोन पेयर ऊपर 1 लोन पेयर नीचे। तो ये 2 लोन पेयर बॉन्ड को इधर दबाना चाहेगा, ये लोन पेयर उसको इधर दबा देगा, तो लीनियर शेप में बन के रहेगा आपका। ओके, 11th केस क्या था, बॉन्ड पेयर 6 लोन पेयर 0, ऑक्टाहेड्रल ए बी ओके। 12th एंड 13th केस हम बात करेंगे। पहले 12th केस कौन सा है बच्चों, बॉन्ड पेयर लोन पेयर 1। यहां बॉन्ड पेयर कितना था, 6, बॉन्ड पेयर एक कम हो गया, लोन पेयर एक बढ़ गया, बिकॉज दोनों का सम हमें कितना रखना है, 6। तो क्या करेंगे, ये चारों बॉन्ड को हम नहीं छेड़ेंगे, ये जो एक्सियल बॉन्ड है ना, इन्हीं दोनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटा देंगे। ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस। हमेशा देखो ऐसे बनाना है, ठीक है। उसका सेंटर में रख देंगे सेंट्रल एटम, एक लोन पेयर, दिस इज बी बी। अगर आप इस स्ट्रक्चर को एज्यूम करोगे ना, शेप को, इस शेप को एज्यूम करोगे आप, तो 4 बेस है, उसके ऊपर एक ऐसे है स्क्वायर पिरामिड शेप में, बट उसका पिरामिड का बेस कैसा है, स्क्वायर शेप में, इसलिए बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। ठीक, अब अगर मैं उसी पिरामिड से, सोचिए अगर वही पिरामिड है, ऊपर से मैं टॉप हटा दूं, उसका टॉप हटा दूं, तो इट विल बी लाइक अ स्क्वायर। पिरामिड को मैं स्लाइस करके हटा दूं ऊपर से, तो स्क्वायर के जैसा नजर आएगा ना, क्योंकि बेस क्या है, स्क्वायर है। तो उसी स्क्वायर के ऊपर एक आपका बॉन्ड ऐसा है, अब इस बॉन्ड को मैंने हटा दिया, तो क्या नजर आएगा, स्क्वायर नजर आएगा। तो अगले केस में 13th जो केस होगा, उसमें बॉन्ड पेयर कितना है बच्चों, 4 और लोन पेयर 2। अब ये बॉन्ड पे हटाया था, लोन पे डाला था ना, अगले स्ट्रक्चर के अंदर ये बॉन्ड पे हटा देंगे और लोन पे ऐड कर देंगे, इट विल बी लाइक दिस, ए लाइक दिस। ओके, यानी बेस है, ऊपर का टॉप हमारा पिरामिड का हट गया। क्लियर, कोई दिक्कत, कॉपी कीजिए।